हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पुंकेसर की संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन। पुंकेसर की संरचना में अपन ने देखा था कि पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट यानी पुतंतु, योजी और परागकोश या एंथर। आज हम एंथर या परागकोश के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि परागकोश या एंथर है उसका डेवलपमेंट या परिवर्तन कहाँ से कैसे होता है और उसके स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना को हम देखें तो देखते हैं कि परागकोश का जो परिवर्तन है वो प्रपशु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल से होता है। यानी कि परागकोश का परिवर्तन या जो प्रारंभ है, जो निर्माण है, विकास जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ होता है? आर्किस्पोरियल सेल के द्वारा प्रारंभ होता है। आर्किस्पोरियल जो सेल होती है ये परिणतिक विभाजन करती है और 2 प्रकार की सेल्स का निर्माण करती है। एक तो होती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका यानी प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो परिणतिक विभाजन करके क्या बनाएगी? एक तो बनाएगी प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरे प्रकार की जो होगी वो होगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब जो बनी हुई दोनों सेल्स है, प्राथमिक जो वित्तीय कोशिका है ये परागकोश की भित्ति का निर्माण करेगी। प्राथमिक वित्तीय जो कोशिका है वो क्या बनाएगी? परागकोश की भित्ति बनाएगी। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी। यानी यहाँ तक हमने क्या देखा कि आर्किस्पोरियल सेल होती है। आर्किस्पोरियल सेल क्या करती है? विभाजन करके प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना लेती है। अब प्राइमरी पेराइटल सेल या भित्तीय जो कोशिका होती है वो तो भित्ति का निर्माण करती है आगे चल के, यानी परागकोश की क्या बनाती है? भित्ति बनाती है, लेयर्स बनाती है, वॉल बनाती है। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, स्पोरोजिनस सेल है, और बीजाणुजन कोशिका क्या बनाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या बनाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो यहाँ तक ये बात हुई। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका बनी उससे क्या बनेगी? परागकोश की भित्ति बनेगी। जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है वो क्या बना लेगी? परागकोश की भित्ति बनाएगी। और परागकोश की जो भित्ति है, जो वॉल है, वो 4 परतों में बटी हुई रहती है। तो परागकोश की भित्ति है वो 4 भागों में बटी रहती है, 4 भित्तियों में बटी रहती है या 4 लेयर्स में बटी रहती है। और वो 4 लेयर्स कौन सी होती है? सबसे बाहर वाली, क्रम से इनको बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं हम। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो कहलाती है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। जो परागकोश है उसके सबसे बाहर की जो भित्ति है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। उसके बाद सेकंड जो लेयर आती है वो कहलाती है अंतःस्थीसियम या एंडोथीसियम। दूसरी जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? दूसरी जो परत है वो कहलाएगी अंतःस्थीसियम या एंडोस्थीसियम। तीसरी जो परत होगी वो कहलाएगी मध्य परत या मिडिल लेयर। तीसरी जो परत आएगी वो क्या होगी? मध्य परत या मिडिल लेयर। और परागकोश की जो चौथी भित्ति होती है, चौथी जो परत होती है वो कहलाती है टेपिटम। क्या कहलाती है? टेपिटम। यानी अगर अपन परागकोश की संरचना को अगर देखें, अपन ने पढ़ा था कि जो परागकोश होता है द्विपालित चतुकोष्ठीय संरचना होती है। और जो 4 कोष्ठक है उसमें से हम सोचे कि ये एक जो है लघु बीजाणुधानी या एक कोष्ठक है, एक तरफ से एक कोष्ठक हमने लिया है एक तरफ का। इस तरह की संरचना से 4 ऐसे पालियां बनी होगी। मान लो ये यहाँ है, फिर नीचे इस तरह से दूसरी पाली होगी और इधर इस पाली में भी इस तरह से 2 कोष्ठक होंगे। तो ये कोई एक कोष्ठक लिया आपने, कोष्ठक का थोड़ा सा टीएस लिया है। तो इसमें अपन देखें परागकोश में तो अपन देखते हैं कि ये क्या है? सबसे बाहर की तरफ ये जो परागकोश है उसकी भित्तियां हैं
और परागकोश की जो भित्ति है उसमें अपन ने देखा कि 4 परतें होती है। सबसे बाहर वाली जो परत है, ये वाली परत, ये कहलाती है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर की परत, ये एकल परत होती है, यूनिसेल्युलर परत होती है, यानी एकल कोशिकीय परत होती है। एकल सेल्यूलर या यूनिसेल्युलर परत होती है, मतलब कि एक ही कोशिका की परत होती है। जैसे ये जो परत है, इसमें ये सिंगल, ये एक ही सेल की परत है, ये एक कोशिकीय परत होती है। कौन सी? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है, इसका जो कार्य होता है, मेनली कार्य होता है परागकोश की सुरक्षा करना। यानी कि एकल कोशिकीय परत होती है बाह्य त्वचा, और ये क्या करती है? परागकोश की सुरक्षा करती है। उसके बाद में दूसरी जो परत आती है वो आती है अंतस्थिसियम या एंडोथीसियम। अंतस्थिसियम बाहर से दूसरी लेयर, ये जो दूसरी लेयर हमें दिखाई दे रही है बाहर से, ये दूसरी लेयर क्या कहलाती है? अंतस्थिसियम या एंडोथीसियम। अंतस्थिसियम में एंडोथीसियम जो है वो भी एकल परत होती है, यानी ये भी एक कोशिकीय परत होती है। इसमें भी एक कोशिकीय स्तर ही पाया जाता है, एक कोशिकीय स्तर वाली परत होती है। अंतस्थिसियम जो है, अंतस्थिसियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है। यानी अंतस्थिसियम की जो सेल्स होती है, इनकी जो बाहरी भित्ति होती है, बाहरी भित्ति तो पतली होती है, लेकिन जो आंतरिक भित्ति है, आंतरिक भित्ति के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का निक्षेपण या जमाव हो जाता है, भीतरी भित्ति के ऊपर। और अल्फा सेल्यूलोज के जमाव की वजह से तंतुवत स्टूलन बन जाते हैं, यानी ये भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो अरीय भित्तियां होती है, यानी साइड की जो भित्तियां होती है, अरीय भित्तियों पर भी केलोस के बैंड्स का जमाव हो जाता है, या केलोस के बैंड्स का तंतुवत स्टूलन पाया जाता है। तो केलोस के बैंड्स के तंतुवत स्टूलन और अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण ये जो भित्ति है, यानी अंतस्थिसियम जो है, ये आर्द्रताग्राही हो जाती है। और आर्द्रताग्राही होने की वजह से ही ये परागकोश के स्फुटन में हेल्प करती है, परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो एंडोथीसियम या अंतस्थिसियम जो होती है वो एक कोशिकीय परत है, परंतु इसमें क्या हो जाता है? बाहरी भित्ति तो पतली होती है, पर भीतरी जो भित्ति होती है उस पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है, जिससे वो मोटी हो जाती है। और अरीय जो भित्तियां होती है उन पर भी केलोस बैंड का जमाव होने की वजह से वो भी कैसी हो जाती है? तंतुवत स्टूलन वाली हो जाती है। और इसी वजह से अल्फा सेल्यूलोज के जमाव और केलोस बैंड की वजह से ही ये जो परत होती है वो आर्द्रताग्राही होती है। और इसी कारण से आर्द्रताग्राही होने का जो गुण है, उसी की वजह से ये परागकोश का स्फुटन आसानी से कर पाती है, यानी परागकोश के स्फुटन में ये सहायक होती है। एक चीज जो होती है कि जो अल्फा सेल्यूलोज का जो जमाव है या जो केलोज का निक्षेपण इसमें जो होता है, वो कुछ स्थानों पर नहीं पाया जाता, यानी कहीं कहीं कुछ स्थानों पर जो अल्फा सेल्यूलोज है उसका जमाव नहीं होता, और कुछ स्थानों पर ये केलोस का जो स्टूलन है वो भी नहीं पाया जाता। तो ऐसे स्थान, यानी एंडोथीसियम के ऐसे स्थान जहां पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं होता या फिर केलोस बैंड नहीं पाए जाते, उन स्थानों को स्टोमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमियम कहा जाता है। और स्टोमियम ही वो स्थान होते हैं जहां से परागकोश का स्फुटन होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोमियम क्या होते हैं, यानी जो अंतस्थिसियम है, एंडोथीसियम, भित्ति की कोशिकाओं के वे स्थान जहां पर अल्फा सेल्यूलोज या केलोस बैंड का स्टूलन नहीं पाया जाता, वहां पर भित्ति कैसी रहती है? पतली होती है। और उन्हीं स्थानों से क्या होता है? परागकोश का स्फुटन होता है। और इसी को क्या कहते हैं हम? इन्हीं स्थानों को स्टोमियम कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के बाद में तीसरी जो परत आती है एंथर की, वो आती है मिडिल लेमिना, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर या मध्य परत, मिडिल लेयर या मध्य परत। मिडिल लेयर या मध्य परत जो होती है, दो, यानी कि एपिडर्मिस एंडोथीसियम के बाद तीसरी परत है। ये जो परत होती है 1 से 3 कोशिकीय स्तर की बनी होती है, 1 से 3 कोशिकीय स्तर की बनी हुई परत होती है। कौन सी? मिडिल लेयर या मध्य परत। पहली बात,
इसके अलावा यानी कि इसमें 1 से 3 जो है कोशिकाएं पाई जाती है, 3 स्तर तक होते हैं सेल्स के। इसके अलावा ये जो परत होती है मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है, मृदुतकीय सेल से बनी होती है। मृदुतकीय सेल्स का मतलब पेरेन्काइमेटस सेल्स और मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होने की वजह से ही जो मध्य परत है, मध्य परत क्या करती है, भोजन का संचय करती है। मध्य परत की जो सेल्स होती है मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होने की वजह से ही क्या करती है, भोजन को संचित करती है। और इसमें संचित भोजन ही बाद में इससे जो अंदर वाली परत है टेपिटम, वो अवशोषित कर लेती है और किसको दे देती है, लघु बीजाणुओं को दे देती है, जिससे कि लघु बीजाणुओं का परिपक्वन होता है। तो मृदुतकीय सेल से निर्मित होती है मध्य परत और ये भोजन का संचय करती है। इसके अलावा ये अल्पकालिक होती है, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, अल्पकालिक होती है, यानी कम समय तक जीवित रहती है, बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो तीसरी परत थी मध्य परत या मिडिल लेयर्स, 1 से 3 कोशिकीय स्तर पाया जाता है इसमें। ये जो होती है मृदुतकीय सेल से बनी होती है और भोजन का संचय करती है, फूड स्टोर करती है, बाद में संचित भोजन को टेपिटम अवशोषित कर लेती है और ये सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हासित हो जाती है। इस कारण ये अल्पकालिक परत कहलाती है। तीसरी परत होने के बाद में अभी अपन चौथी परत इसकी और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो परत है वो अपन देखेंगे, टेपिटम। एंथर की चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट परत कौन सी है, टेपिटम। टेपिटम सबसे बाहर से चौथी परत और लघु बीजाणु उत्तक का स्तर बनाने वाली परत, यानी कि टेपिटम जो है बाहर से चौथी परत होती है परतों में, लेकिन लघु बीजाणुओं के चारों ओर ये क्या बनाती है, आवरण बनाती है। टेपिटम की जो सेल्स होती है, टेपिटम की सेल्स कैसी होती है, सघन जीव द्रव्य वाली और मोटी भित्ति वाली होती है। सघन जीव द्रव्य व मोटी भित्ति वाली सेल्स होती है। टेपिटम की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सघन जीव द्रव्य वाली और मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। लेकिन टेपिटम भी क्या होती है, एक कोशिकीय स्तर की ही परत होती है। तीनों परतें चाहे एपिडर्मिस हो, एंडोथीसियम हो या टेपिटम, तीनों ही एक कोशिकीय स्तर की होती है। केवल जो तीसरी परत है मिडिल लेयर, ये 1 से 3 कोशिकीय स्तर की होती है। अब इसकी जो कोशिकाएं होती है प्रारंभ में, यंग जो एंथर होता है, प्रारंभिक जब परिपक्व नहीं हुआ होता है परागकोश, अल्प विकसित जो परागकोश होता है, यंग जो एंथर होता है, उसमें टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो जो है द्विगुणित होती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं प्रारंभ में कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। लेकिन जब परागकोश क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परागकोश के परिपक्वन पर टेपिटम की कोशिकाएं कैसी हो जाती है, द्विगुणित से बहुगुणित हो जाती है, द्विगुणित से बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती है, बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती है। यानी कि शुरू में कैसी होती है, द्विगुणित, लेकिन परागकोश के परिपक्वन के बाद में ये कैसी हो जाती है, बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करें टेपिटम का जो मुख्य कार्य होता है, टेपिटम जो होती है पोषक परत है, पोषक परत है, न्यूट्रिएंट लेयर है। पोषक परत का मतलब ये क्या करती है, जो मिडिल लेयर है, मध्य परत है, उसमें संचित फूड को अवशोषित करती है और लघु बीजाणुओं को उपलब्ध कराती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पोषक परत कहते हैं, पोषक परत होती है। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में जो आवर्तबीजी पादप है उनमें टेपिटम जो है, इनमें टेपिटम 2 प्रकार की होती है। आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम जो होती है वो 2 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो होती है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम, और दूसरी होती है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। आवर्तबीजी पादपों में जो टेपिटम है वो 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और स्त्रावी, जिसको अपन स्त्रावी या फिर इसको ग्रंथिल टेपिटम भी कहते हैं, ग्रेनुलर टेपिटम भी कहते हैं। जो अमीबीय टेपिटम होती है
ये अमीबिया टेपिटम प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि अल्प विकसित जो आवर्तबीजी होते हैं, अल्प विकसित आवर्तबीजी, उनमें पाई जाती है। अल्प विकसित आवर्तबीजी कह दो या फिर आप इनको प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कह दो। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स या जो अल्प विकसित आवर्तबीजी होते हैं, उनमें कौन सी टेपिटम पाई जाती है? अमीबिया टेपिटम पाई जाती है। अमीबिया टेपिटम का जो मोस्टली कार्य होता है वो ये होता है कि मिडिल लेयर से फूड को या पोषक पदार्थ को अवशोषित करना और लघु बीजाणुओं को उपलब्ध कराना। क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है, भोजन का अवशोषण कर लघु बीजाणुओं को देती है। भोजन जो है उसका अवशोषण करती है और किसको देती है? लघु बीजाणुओं को देती है। अवशोषण किससे करती है? मध्य परत से, मिडिल लेयर से, और देगी किसको? लघु बीजाणुओं को दे देगी। तो ये होती है अमीबिया टेपिटम। जो दूसरी टेपिटम है वो है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। स्रावी या जो ग्रंथिल टेपिटम होती है ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ये प्रिमिटिव में थी और ये किस में होगी? एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में, यानी कि विकसित आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है। एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स में ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ये जो टेपिटम होती है, स्रावी जो टेपिटम है, ये प्रोयूबिस काय बनाती है। प्रोयूबिस काय बनाती है। टेपिटम जो होती है स्रावी टेपिटम, ये क्या बनाती है? प्रोयूबिस काय बनाती है। और इस प्रोयूबिस काय के द्वारा एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन का स्राव होता है। प्रोयूबिस काय बनाती है जिससे क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन का स्राव होता है। और स्पोरोपोलेनिन के स्राव की वजह से प्रोयूबिस काय जो होता है वो यूबिस काय में बदल जाता है। प्रोयूबिस काय जो है वो किस में चेंज हो जाता है? यूबिस काय में चेंज हो जाता है। अब यूबिस काय का क्या रोल होता है? ये यूबिस काय बाद में जब परागकण बन जाते हैं, यहाँ पर जैसे ये तो आंतरिक परत है टेपिटम जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये बीच में क्या है? लघु बीजाणु है। लघु बीजाणुओं से जैसे परागकणों का निर्माण हो जाएगा, तो उन परागकणों के बाह्य आवरण का निर्माण जो है वो इस यूबिस काय के द्वारा होगा। यूबिस काय क्या करेगा? परागकण का आवरण होता है जिसका नाम है एक्साइन। परागकण का आवरण एक्साइन बनाता है। यानी कि स्रावी जो टेपिटम है प्रोयूबिस काय बनाएगी। प्रोयूबिस काय के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का स्राव होगा और स्पोरोपोलेनिन के स्राव की वजह से प्रोयूबिस काय जो है वो यूबिस काय में चेंज हो जाएगा, यूबिस बॉडी बना लेगा। और यूबिस बॉडी क्या करेगी? पोलन ग्रेन में बाहरी आवरण एक्साइन बनाएगी। अत्यंत कठोर आवरण होता है जो कि परागकणों को की सुरक्षा करता है, वो क्या है? एक्साइन। और वो किससे बनता है? यूबिस बॉडी या यूबिस काय से बनता है। इसके अलावा जो स्रावी टेपिटम होती है ये जल्दी नष्ट नहीं होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन जो अमीबिया टेपिटम थी ये जल्दी नष्ट हो जाती है, यानी इनकी जीवन अवधि थोड़ी कम होती है। तो ये था अपने टेपिटम। चौथी जो परत थी सघन जीव द्रव्य या मोटी कोशिका भित्ति वाली, द्विगुणित होती है यंग एंथर में, लेकिन परिपक्व होने के बाद में बहुगुणित या बहुकेंद्र की हो जाती है। ऐसा होता है इनमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से। और ये पोषक परत है एक तरह की, क्योंकि ये मिडिल लेयर से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके किसको देती है? लघु बीजाणुओं को देती है, जिससे लघु बीजाणुओं का परिपक्वन होता है। आवर्तबीजी पादपों में जो टेपिटम है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबिया टेपिटम और दूसरी होती है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबिया जो टेपिटम होती है ये प्रिमिटिव प्लांट्स में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म्स जो कि अल्प विकसित होते हैं उनमें ये पाई जाती है। और ये मध्य परत से भोजन को अवशोषित करके, फूड को अवशोषित करके लघु बीजाणुओं को उपलब्ध करवाती है, उसके बाद में नष्ट हो जाती है। और स्रावी जो टेपिटम होती है ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है
और ये क्या करती है, ये जल्दी नष्ट नहीं होती, लंबे समय तक बनी रहती है और ये प्रोयूबिस्काय बनाती है। और प्रोयूबिस्काय क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन का स्राव करता है और स्राव करके किसमें चेंज हो जाता है, यूबिस्काय में। और यूबिस्काय के द्वारा क्या बनता है, पराग कण का बाह्य आवरण एक्साइन बनता है। उसके बाद में स्रावी या ग्रंथिल जो टेपिटम है वो भी नष्ट हो जाती है, हासित हो जाती है। तो ये थी टेपिटम, चौथी परत। पहली परत एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर और चौथी टेपिटम। इसके बाद में एक थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है, टेपिटम के कार्य। वैसे अपन ने इनमें बात की है लेकिन फिर भी थोड़ा अलग से अपन देखते हैं। टेपिटम के कार्य इम्पोर्टेंट है। टेपिटम के कार्य, टेपिटम क्या कार्य करती है। तो सबसे पहला कार्य अपन ने देखा है, हमें पता है ये टेपिटम क्या करती है, लघु बीजाणुओं को क्या देती है, पोषण देती है। लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोषक परत भी कहते हैं। तो पहला कार्य टेपिटम का क्या है, लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध करवाना, मध्य परत से लेकर के लघु बीजाणुओं को देना, इसलिए पोषक परत कहलाती है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य यूबिस्काय बनाती है। टेपिटम क्या बनाती है, यूबिस्काय, यूबिस बॉडीज बनाती है। और यूबिस बॉडीज बनाने की वजह से क्या हो पाता है, पराग कण के आवरण का निर्माण होता है। यूबिस बॉडीज का निर्माण करती है और यूबिस बॉडीज से क्या बनते हैं, पराग कण का बाह्य आवरण बनता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो है केलेस एंजाइम का स्त्रवण करती है। केलेस एंजाइम का स्त्रवण करती है। केलेस एंजाइम का स्त्रवण करती है। केलेस एंजाइम कहाँ यूज होता है, क्या काम आता है, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है तो लघु बीजाणु 4-4 के ग्रुप में, समूहों में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और लघु बीजाणु चतुष्क में जो चारों लघु बीजाणु आपस में संयुक्त रहते हैं, उनके मध्य पाई जाती है केलोस की भित्ति। केलोस की परत या केलोस की भित्ति के द्वारा वो चारों आपस में जुड़े रहते हैं। तो जब लघु बीजाणु चतुष्क से पराग कणों का निर्माण होता है तो उस दौरान जो केलेस एंजाइम है ये केलोस की भित्ति का अपघटन कर देता है, जिससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और पोलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं। तो केलेस एंजाइम कौन स्रावित कर रहा है, टेपिटम, जिसकी वजह से क्या होगा, लघु बीजाणु चतुष्क से केलोस की भित्ति का अपघटन होगा। चौथी चीज इसके अलावा क्या करती है, पोलन कीट का निर्माण करती है। पोलन कीट का निर्माण करती है। और जनरली जो पोलन कीट का निर्माण है ये कीट परागित पादपों में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोलन कीट क्या होता है, पराग कणों के बाहर आवरण पे या पराग कणों की बाहरी सतह पर एक तेलीय चिपचिपे पदार्थ का आवरण पाया जाता है, उसको कहा जाता है पोलन कीट, जिसकी अपनी एक विशेष स्मेल होती है, विशेष अट्रैक्शन होता है। इसी की वजह से जो कीट होते हैं वो पादपों के पराग कणों की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी परागण की क्रिया में ये सहायक होता है। तो ये थे टेपिटम के कार्य, लघु बीजाणुओं को पोषण देना, यूबिस्काय का निर्माण करना ताकि यूबिस्काय बाद में क्या बना सके, पराग कणों का बाह्य आवरण एक्साइन बना सके। केलेस एंजाइम का स्त्रवण करना, केलेस एंजाइम कहाँ यूज होता है, ये लघु बीजाणु चतुष्क की केलोस की भित्ति को तोड़ने में काम आता है। पोलन कीट का निर्माण करना, पोलन कीट कीट परागित पादपों के पराग कणों का बाह्य आवरण है, जो तेलीय चिपचिपा आवरण होता है, ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। ये थे टेपिटम के कार्य। एक चीज हमने देखा टेपिटम क्या करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण देती है। कभी कभी क्या होता है या किसी कारण से यदि जो पराग कण है उनके विकसित होने से पहले, पराग कोष के परिपक्व होने से पहले ही यदि टेपिटम हासित हो जाए, पराग कणों के विकसित होने के बाद तो यह हासित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पर यदि ये पहले ही हासित हो जाए, परागकोश के परिपक्व होने से पहले ही, परागकोश के पहले ही यदि क्या हो जाए, टेपिटम जो है वो विकसित हो जाए, तो ऐसी स्थिति हासित हो जाए, नष्ट हो जाए टेपिटम, तो ऐसी स्थिति में जो पराग कण है वो
या तो वृद्धि ही नहीं करते, परागकणों की या तो वृद्धि रुक जाती है या फिर वो स्टेराइल हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं। यानी कि जो टेपिटम है वो अत्यंत आवश्यक परत मानी जाती है।